इसमें दिखेगा भी यहाँ से। चलो जी करें स्टार्ट। अपन ने लास्ट क्लास के अंदर 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। कितने चैप्टर कर लिए? 4। इनऑर्गेनिक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फिजिकल का हमारा लास्ट चैप्टर बचा है। क्या है? लास्ट चैप्टर। सॉल्यूशन पढ़ लिया था अपन ने, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया। अब है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। तो चैप्टर का नाम डाल देंगे। सीक्वेंस में कौन सा है? 5 नंबर का होगा, ठीक है। और वैसे 3rd नंबर का चैप्टर है ये। कौन सा है? 3rd नंबर का। तो हेडिंग डालिएगा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, और हिंदी में बोलते हैं इसको रासायनिक बल गतिकी। क्या बोलते हैं? रासायनिक बल गतिकी। आगे बात समझ में? अब देखो, सेंट लॉरेंस में देखा शायद मैंने तुमको, सेंट लॉरेंस से पढ़ आए हो ना? चलो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट है बेटा। वैसे तो हमारे 4 चैप्टर हो चुके हैं यहाँ, लेकिन आपके लिए समझो कि हमारी क्लासें आज से ही स्टार्ट हुई हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स, और हिंदी में बोलते हैं रासायनिक बल गतिकी। क्या बोलते हैं? रासायनिक बल गतिकी। अब आपने देखा होगा कि क्लास 11 अपन पढ़ के आए हैं। क्लास 11 पढ़ के आए ना सभी? अभी 12th में आए। 11th नहीं पढ़ते, चाहे नहीं पढ़ा आपने, लेकिन आप क्लास 12 के अंदर नहीं आ सकते, ठीक है। अगर ऐसा होता ना तो 10th से सीधा 12th का पेपर देते बच्चे, 11 को छोड़ो, तो फटाफट अपनी डिग्री हो जाती। लेकिन समझो, क्लास 11th के अंदर सबसे पहले अपन डेफिनेशन की बात करेंगे इसकी। लेकिन डेफिनेशन से पहले मैं कुछ काम की बातें आपको बताने वाला हूं। आप एक चैप्टर पढ़ के आए थे, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स जैसे बोलते हैं ऊष्मा गतिकी। क्या बोलते हैं? ऊष्मा गतिकी, ठीक है। एक चैप्टर आप पढ़ के आए हो बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम। इसे बोलते हैं रासायनिक संयम। क्या बोलते हैं? रासायनिक संयम। और एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, ये तीनों चैप्टर आप पढ़ के आए हो। नहीं पढ़ के आए तो कोई बात नहीं, काफी के दिमाग में अभी लग रहा होगा कि ये पढ़ लेते काश तो ऐसा हो जाता, लेकिन ऐसी टेंशन भी नहीं लेनी है, ठीक है। ये चैप्टर अपन 12th में पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ेंगे। ये आप पढ़ के आए हो, और नहीं पढ़ के आए तो गलती आपकी है। क्लास 11th में खूब एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर दे रखे हैं, ये टीचर को पढ़ाना चाहिए था और आपको पढ़ना चाहिए था, ठीक है। लेकिन नहीं पढ़ा तो कोई टेंशन नहीं लेना। अब ऐसा नहीं है कि जो नहीं पढ़ा उसको दोबारा पढ़ना है, हम बस उसकी कुछ बातें लेंगे यहाँ। थर्मोडायनामिक्स किसको बताती है बताओ? जिन्होंने पढ़ा है वो तो बता दो। स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन किसको बताती है? स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। डेल्टा जी पढ़ा था कहीं, गिव्स फ्री एनर्जी। अर्थात थर्मोडायनामिक्स आपको बेटा ये बताती है कि कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। अर्थात डेल्टा जी जिसके लिए नेगेटिव आएगा वो रिएक्शन तो आगे प्रोसीड करेगी, और जिसके लिए डेल्टा जी क्या आएगा पॉजिटिव, वो रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी ही नहीं।
आगे बात समझ में? मतलब कहने का तरीका एक ही है, एक बच्चा स्वयं ही पढ़ रहा है, उसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव। एक बच्चे को हमें पढ़ाना है, डंडा लेके बैठी है मम्मी पीछे की साइड, और 2 घंटे बस बैठा दिया उसको किताब लेके। अब डंडा लेकर के बैठा तो दिया, अब वो पढ़े नहीं पढ़े वो अलग काम है। 2 घंटे तक वो बैठा तो रहेगा किताब लेकर के, लेकिन पढ़े नहीं पढ़े तो उसके ऊपर है। तो डेल्टा जी जिसके लिए पॉजिटिव होगा वो रिएक्शन अपन की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन डेल्टा जी जिसके लिए नेगेटिव होगा वो रिएक्शन हमेशा होगी ही होगी। तो जितनी भी आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं या जितनी भी आप रिएक्शंस पढ़ते हो उन सभी के लिए डेल्टा जी क्या आता है? नेगेटिव। तो वो सारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद में केमिकल इक्विलिब्रियम बताता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। किसको बताता है? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, अर्थात रिएक्शन होगी तो कितने लिमिट तक होगी, मतलब उसकी हद क्या है, ठीक है। कोई बच्चा 12th में परसेंट हाईएस्ट बनाएगा तो उसकी एक लिमिट तो है, कितनी लिमिट है? 100%। ये थोड़ी 101% बना लेगा, मतलब परसेंट बनाने की एक क्या हो गई? लिमिट हो गई 100%, वहां तक बच्चा परसेंट बना सकता है। तो रिएक्शन की भी एक लिमिट होगी, हर चीज की लिमिट होती है, और लिमिट से बाहर चले गए तो गड़बड़ है मामला, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम ये बताता है बेटा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, अर्थात यदि रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो उसकी कुछ ना कुछ तो लिमिट रही होगी। और फिर बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स ये कहती है भैया रिएक्शन हो भी रही है, कितने हद तक हो रही है, पर कितना टाइम ले रही है, किसकी बात करेगी ये? टाइम की। अर्थात रिएक्शन या तो फटाफट हो जाए, या रिएक्शन को 1 दिन लग जाए, या रिएक्शन के लिए सालों लग जाएं, या बरसों लग जाएं, इंतजार करके बैठे हैं अपन। तो भैया टाइम की बात कौन करेगा? केमिकल काइनेटिक्स। आगे बात समझ में? कहने का मतलब हो गया कि इन चैप्टर के अंदर आपको बस ये याद रखना था, थर्मोडायनेमिक्स बताता है फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, अर्थात इसको ही बोलते हैं स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, अर्थात जिसके लिए डेल्टा जी बराबर होता है नेगेटिव, वो होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या होती है बेटा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इतना ही आपको याद करना है, इससे ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। अब काफी बच्चों को बोलते हैं ना क्लास 11 में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के आए हो क्या, अब उनके दिमाग में वही बत्ती गुल हो जाती है कि अब तो गए अपन, क्योंकि जब क्लास 11 पढ़ाई नहीं तो ये तो यूज होगा इसके अंदर। बस इसका इतना ही यूज है कि भैया डेल्टा जी जिसके लिए नेगेटिव है वो रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम बताता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। किसको बताता है? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, अर्थात रिएक्शन होगी तो उसकी लिमिट कितनी है, क्या है? कोई ना कोई लिमिट रही होगी। और केमिकल काइनेटिक्स बताएगा आपको स्पीड ऑफ रिएक्शन। किसको बताएगा बेटा? स्पीड ऑफ रिएक्शन, मतलब टाइम पीरियड की बात करेगा। ये किसकी बात करेगा? टाइम पीरियड की बात करेगा। आगे बात समझ में? तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आपको क्या बात समझनी है बस, कि किसकी बात करेगा ये? टाइम पीरियड की। अर्थात अपन पूरे चैप्टर के अंदर यही काम करेंगे कि रिएक्शन हो रही है तो कितने समय में हो रही है, क्या इसकी यूनिट है, क्या रिएक्शन होगी या नहीं होगी, उनकी बातें तो ऊपर ही हो जाएंगी, लेकिन जितनी भी रिएक्शन होंगी उनके टाइम पीरियड की बात कौन करेगा? केमिकल काइनेटिक्स। आगे बात समझ में? तो ये चैप्टर का क्या है? इंट्रो है इसका। क्या है? इंट्रो। अब बात करेंगे भैया डेफिनेशन की। किसकी बात करेंगे? डेफिनेशन की। चलो बताओ, केमिकल काइनेटिक्स हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है? फिजिकल केमिस्ट्री का। क्लास 11th में मैं आपको सिखा करके आया था स्टार्टिंग में ही कि हमारे केमिस्ट्री की 3 ब्रांच हैं। कितनी ब्रांच हैं? 3 ब्रांच, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। अर्थात जहां भी आपको कहीं भी कैलकुलेशन दिख रहा है, कैलकुलेशन का मतलब फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है। जहां भी आपको डाटा याद करने के लिए आ रहे हैं कि भैया ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आपका ट्रेंड ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये यहाँ से निकाला, ये यहाँ से दिया, इनऑर्गेनिक है। और जहां भी आपको रिएक्शंस दिख जाए सारी, वो कौन सी केमिस्ट्री है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आगे बात समझ में? अब देखो क्लास 11 के अंदर आप सबसे ज्यादा जो चैप्टर पढ़ के आए थे वो फिजिकल केमिस्ट्री के पढ़ के आए थे। किसके पढ़ के आए? फिजिकल केमिस्ट्री के। भर भर के फिजिकल दे रखी है,
5 चैप्टर। अब उन्हीं 5 चैप्टर का बदला क्लास 12th के अंदर किसने ले लिया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने। किसने लिया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने। आ गई बात समझ में? तो क्लास 12th के अंदर पूरी बुक ऑर्गेनिक की पढ़नी है अपने को एक। चलो अब बात करेंगे कि केमिकल जो काइनेटिक्स है ये फिजिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट है बेटा। किसका है? फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, जिसके अंतर्गत अपन बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर की। अब अभिक्रिया की दर की मैकेनिज्म की बात करते हैं, उसकी रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की बात करते हैं और उनके मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो इसको पूरे को यदि एक वर्ड के अंदर समराइज करें तो कहने का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन चल रही है, उसके बीच में कौन कौन से स्टेप को फॉलो कर रही है, उन सभी की अपन जो स्टडी करेंगे उसका नाम ही क्या पड़ गया? केमिकल काइनेटिक्स। तो लिखिएगा ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with rate of reaction and mechanism by which reaction proceed, and factors affecting rate of reaction। इसको एंड को यहां से हटा देना क्योंकि 2 बार एंड लग गया ना, कॉमा लगा लेना इसी जगह। एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। क्या कहलाएगा भैया? केमिकल काइनेटिक्स कहलाएगा। आगे बात समझ में? बोलो, लिखो। भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की क्रियाविधि, अभिक्रिया की क्रियाविधि एवं अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले, लिख लिया ये, कारकों का, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। ये लिखना है बेटा आगे। रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। अब ये लिखना है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन को बोलते हैं अभिक्रिया की स्वतः प्रवृत्तता। अभिक्रिया की स्वतः प्रवर्तिता, जिसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है, वह स्वतः प्रक्रम होता है। कैसा प्रक्रम होता है? स्वतः प्रक्रम। ठीक है, ये बताता है अभिक्रिया की सीमा। ठीक है, ये बताता है अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर।
इंग्लिश वाले वर्ड साथ में लिख लें भैया, क्योंकि आप पेपर में भी देखते हो तो ऐसा होता है कि जहां भी हिंदी में गड़बड़ होती है ना, तो पेपर में लिखा होता है कि इंग्लिश वाला ही क्या होगा, मान्य होगा। ऐसा होता है। अब तुम्हें तो पढ़नी नहीं हिंदी, ये हिंदी वालों को पढ़ना होता है इंग्लिश। पेपर के दो टाइप होते हैं, इधर तो हिंदी मीडियम में आता है, इधर इंग्लिश मीडियम में। अब हिंदी में अगर कोई टाइपिंग मिस्टेक से गलत हो गया है तो सही कौन सा माना जाएगा, इंग्लिश वाला। ठीक है। हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, राजभाषा। अब देखो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, रिएक्शन की स्पीड को जब देखा गया तो रिएक्शंस 3 प्रकार की देखी गई। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक वेरी फास्ट, एक स्लो और एक वेरी स्लो। ठीक है। वेरी फास्ट का मतलब आपने जैसे ही दोनों रिएक्टेंट को मिक्स किया, अपनी आंख की पलक झपकते रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो उसे क्या बोलेंगे, वेरी फास्ट। जैसे आपके अंदर, घर के अंदर दूध है, क्या है, दूध, और दूध में आपने डाल दिया नींबू। क्या डाल दिया, नींबू। तो दूध को टाइम लगेगा फटने में या फटाफट फट जाएगा? टाइम लगेगा, लगेगा टाइम। काफी बच्चे क्या है ऐसा, जैसे आप संसद देखिए आपने संसद, तो बीजेपी वाले जो बोलेंगे ना, कांग्रेस वाले जस्ट अपोजिट बोलते हैं उसके। तो तुम मेरे कोई अपोजिशन में थोड़ी बैठे हो, सीखने बैठे हो तुम। मतलब मैं जो क्वेश्चन करता हूं तुम्हारा आंसर होता है जस्ट अपोजिट। मैंने जब एग्जांपल आपको दिया कि मैं वेरी फास्ट का रिएक्शन का एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपको समझना है मैं एग्जांपल वही दे रहा हूं जो फटाफट होगी रिएक्शन। तो आप कहोगे नहीं सर फटाफट थोड़ी होगी, रिएक्शन में टाइम लगेगा। जैसे आपने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखी है, प्रेसिपिटेशन का मतलब है जिनके अंदर पीपीटी बनती हो, उन रिएक्शन को आप करोगे तो फटाफट जैसे ही मिक्स करोगे ना, तो एक की पीपीटी बन जाती है और एक सॉल्युबल फॉर्म में ऊपर मिलता है। उन्हें बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, वेरी फास्ट, तीव्र अभिक्रियाएं। एक होती हैं मध्यम अभिक्रियाएं। मध्यम अभिक्रियाएं वो होती हैं जिनको अपन अपने चैप्टरों के अंदर पढ़ रहे हैं, वो सारी कैसी हैं, मध्यम। आगे बात समझ में, अर्थात जिनकी रेट को अपन मेजर कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पर, वो कैसी होती हैं, मॉडरेट या स्लो रिएक्शन। एक होती है वेरी स्लो रिएक्शन। कैसी होती हैं, वेरी स्लो। वेरी स्लो का मतलब जिनको कंप्लीट होने में माह का मतलब होता है मंथ, ईयर और कुछ सप्ताह लग जाएं, उन्हें बोलते हैं वेरी स्लो। जैसे लोहे के ऊपर जंग लगना, लोहे पे जंग 1-2 दिन में लग जाती है क्या, कम से कम 5 से 6 महीने चाहिए उसको। अब इतना टाइम हमारे पास है क्या, 6 महीने अपन इंतजार करें लोहे की छड़ को ला करके कि भैया इस पर जंग लगेगी तो देखेंगे, इतना है कि टाइम हमारे पास? हमारे पास तो 2 मिनट का भी टाइम नहीं होता काफी बार तो। ठीक है। तो हमारे लिए ना तो वेरी फास्ट रिएक्शन काम किए और ना हमारे लिए वेरी स्लो रिएक्शन काम किए। हमारे लिए कौन से काम किए हैं, मॉडरेट रिएक्शन, अर्थात जिनको अपन मेजर कर सकते हैं वही हमारे काम किए हैं। तो एक बार लिख लें इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा, तो लिखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाओं के प्रकार। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड reactions are 3 types. Reactions are 3 types. पहला लिखिएगा वेरी फास्ट रिएक्शन।
और इसका ही दूसरा नाम होता है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। क्या नाम होता है? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। हिंदी में बोलते हैं तीव्र अभिक्रियाएं। तीव्र अभिक्रियाएं। देखो, these reactions occur at a very fast rate, generally these reactions involve ionic species and known as ionic reactions, नेक्स्ट टाइम लिखो, these reactions नेक्स्ट लाइन में, these reactions take about 10 to power 14 or 10 to power minus 16 second, 10 to power minus 14 और 10 to power minus 16 second for completion। कितना टाइम लगेगा इनको कंप्लीट होने में? 10 to power minus 14 सेकेंड। कितने होते हैं 10 to power minus 14 सेकेंड? एक के पीछे 14 जीरो लगाने हैं। आप कैलकुलेट कर सकते हो इनको? बोलो, जैसे ही आपका पलक झपकेगा आपका और आपको प्रेसिपिटेट बनता दिख जाएगा, तो बताओ इतनी जल्दी तो हमारे पास रेट मेजर करने का कुछ है ही नहीं, तो ये रिएक्शन हमारे काम की नहीं है। लेकिन वेरी फास्ट जितनी भी रिएक्शन होंगी वो कैसी रिएक्शन होंगी? आयनिक रिएक्शन। क्या होंगी? आयनिक रिएक्शन। लिखो भाई, तुम लिख लो, ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी दर तीव्र होती है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी दर तीव्र होती है। सामान्यतः यह अभिक्रियाएं आयनिक प्रकृति की होती हैं। सामान्यतः यह अभिक्रियाएं आयनिक प्रकृति की होती हैं, जिनको पूर्ण होने में 10 की घात माइनस 14 और 10 की घात माइनस 16 सेकेंड लगते हैं। जिनको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है बेटा? 10 की घात माइनस 14 और 10 की घात माइनस 16 सेकेंड लगते हैं। आगे बात समझ में? अब बात करेंगे एग्जाम्पल की। HCl प्लस NaOH एन कन्वर्ट NaCl प्लस H2O। अब बताओ भैया, NaCl नमक है? नमक घर खाते हो आप? नमक सॉलिड होता है, कैसा होता है? सॉलिड ही तो होता है, पानी के अंदर डालोगे तो घुल जाएगा ये। तो बताओ, ये एसिड बेस रिएक्शन हो गई। एसिड बेस रिएक्शन के अंदर सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ये आयनिक रिएक्शन है। क्या है? आयनिक रिएक्शन। कैसे भैया आयनिक रिएक्शन?
तो आप जानते हो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ में, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ में, तो बन गया NaCl। बोलो, और क्या निकल गया? पानी। पानी तो लिक्विड होता है और नमक क्या होता है? सॉल्ट होता है, तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। आगे बात समझ में? बनाओ। दूसरा है AgNO3 प्लस NaCl इन कन्वर्ट AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, इसकी बनेगी PPT। क्या बनेगी? PPT, और वो होती है व्हाइट कलर की। आगे बात समझ में? नेक्स्ट एग्जांपल है BaCl2 प्लस H2SO4 इन कन्वर्ट BaSO4 प्लस 2HCl। ठीक है, इसकी भी क्या बनेगी? PPT, और वो भी कलर होगा व्हाइट। ऐसा कलर होगा व्हाइट कलर। व्हाइट। तुम भाई लिख रहे हो या चेक कर रहे हो? लिखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, लिख लिया जी? बोलो। ऐसा कुछ पढ़ा अपन ने स्कूल में? अब नेक्स्ट लिखो वेरी स्लो रिएक्शन। सेकंड है वेरी स्लो रिएक्शन। अति मंद अभिक्रियाएं। अति मंद देखो these reactions, अरे बाद मत करो यार। these reactions take देखो days, months, year for completion। ऐसी अभिक्रियाएं जो कंप्लीट होने में दिन ले लें, महीना ले लें, साल ले लें, उन्हें क्या बोलेंगे? वेरी स्लो रिएक्शन। आगे बात समझ में? लिखो ऐसी अभिक्रियाएं जो सप्ताह, महीना एवं सालों में पूर्ण होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं भैया? वेरी स्लो रिएक्शन। एग्जाम्पल लिख लो इनके। रस्ट ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ वाटर विदाउट कैटेलिस्ट एट रूम टेम्परेचर।
H2 plus O2 in convert H2O liquid। अगर विदाउट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में पानी का निर्माण हो रहा है तो हमें बहुत दिन लग जाएंगे बनाने में। देखो, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में जल का निर्माण, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में जल का निर्माण, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में जल का निर्माण। दूसरा लिखो, फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ CH3OH एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर किसका निर्माण करवाना है आपको? मीथेनॉल का। तो बताओ, CO प्लस 2H2 इन कन्वर्ट CH3OH। और कैसे हो रहा है? ये रूम टेम्परेचर पर हो रहा है। रूम टेम्परेचर वो तो लिख दिया मैंने ऊपर। देखो, कमरे के ताप पर मेथेनॉल का निर्माण। नेक्स्ट लिखिएगा मॉडरेट रिएक्शन। थर्ड है मॉडरेट, और उसी का नाम होता है स्लो रिएक्शन। इन्हें बोलते हैं मध्यम अभिक्रियाएं। मध्यम अभिक्रियाएं। देखो, बना लिया? देखो, these reaction proceed a measurable rate जिसे अपन मेजर कर सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। एट नॉर्मल टेम्परेचर बोल लो या रूम टेम्परेचर, क्योंकि सारी रिएक्शन कहाँ होंगी बेटा? रूम टेम्परेचर के ऊपर होंगी। एट रूम टेम्परेचर देखो, इन दिस रिएक्शन large number of bonds broken of reactant के बॉन्ड तो टूटेंगे बेटा। एंड लार्ज नंबर ऑफ न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। देखो, मोस्टली दीज रिएक्शंस आर मॉलिक्यूलर इन नेचर।
मॉलिक्यूलर इन नेचर। देखो ऐसी अभिक्रियाएं सामान्य ताप पर मापन योग वेग से संपन्न होती हैं। मापन योग वेग से संपन्न होती हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बंध टूटते हैं एवं उत्पाद के बंधों का निर्माण होता है नए बंधों का निर्माण होता है। ये अभिक्रियाएं आणविक प्रकृति की होती हैं। ये अभिक्रियाएं आणविक प्रकृति की होती हैं। अब बात करेंगे एग्जाम्पल की। किसकी बात करेंगे? एग्जाम्पल की। तो पहला है बेटा एग्जाम्पल। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो देखो 2H2O2 को आप क्या कर रहे हो? डिकम्पोज कर रहे हो। तो क्या बनेगा बताओ? H2O प्लस O2 ये बनेगा। कितना बनेगा? कितने H2? 4 है और O2 कितने हैं? 4। तो मेरे को कितने बनाने पड़ेंगे? 2 हो गया। अगर डिकम्पोजिशन H2O2 को कराएंगे तो 2H2O प्लस O2 में टूट जाएगा ये। सेकंड लिख लो हैं। हाँ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 का विघटन। इसमें लिख लेंगे बेटा H2O2 का विघटन। यहां लिख लोगे N2O5 का विघटन। तो लिख लो 2N2O5 को यदि आप हीट करोगे तो देखो NO2 बन जाएगा बेटा एक तो, और बाहर निकल जाएगी O2। अब बताओ N कितने हैं? यहां 2 दिख रहे हैं आपको। 4 तो क्या आ गया यहां? 4 NO2। ठीक है, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन हो गए, 1 या 2 या 10 हो गए। बना लो। बनाओ फटाफट। नेक्स्ट लिखो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। एस्टर का जल अपघटन। CH3 COO C2H5। इसका नाम बता सकता है कोई मेरे को? इसकी रिएक्शन यदि NaOH के साथ में करा दें तो एक बनेगा CH3 COO Na और एक बाहर निकल जाएगा बेटा C2H5OH। ठीक है, इसका नाम है इथाइल एसीटेट। ठीक है,
इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका नाम है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, और इसका नाम है इथेनॉल। क्या नाम है? इथेनॉल। एक एग्जाम्पल और कर लेंगे, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। चलो नेक्स्ट लिख लो, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन सॉल्यूशन। जलीय विलयन में इक्षु शर्करा का प्रतिपन को बोलते हैं इन्वर्जन, ठीक है। C12H22O11, ठीक है। इसका नाम है सुक्रोज। क्या नाम है बेटा? सुक्रोज। इसका कराते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या कराते हैं? हाइड्रोलिसिस। और अपन क्या रखते हैं? एसिडिक मीडियम। कैसा मीडियम रखते हैं? एसिडिक मीडियम। तो यहाँ आपको C6H12O6 प्लस C6H12O6 के दो मॉलिक्यूल मिलते हैं। एक का नाम होता है ग्लूकोज और एक का नाम होता है फ्रक्टोज। जब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है सेम, लेकिन इन दोनों की साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है अलग अलग। आगे बात समझ में? यहां जाकर के हमारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती हैं? कंप्लीट। कल अपन पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। यहां तक किसी को कोई परेशानी समस्या हो तो बता सकते हो। आज बात समझ में? फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। आगे बात समझ में? टाइप्स ऑफ रिएक्शन आया समझ में? काफी बार टीचर इसको अवॉइड कर जाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी के अंदर दे रखे तो हमें पढ़ानी चाहिए, ठीक है। बाकी बातें करेंगे अपन कल।